रमेश और राधा केशवनगर की ओर जा रहे थे जब जंगल में उन्हें एक युवक की आवाज सुनाई दी। रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, लाल लाल, नीली पीली, हरी बैंगनी और गुलाबी। ये युवक अर्जुन था, जो खुद को चूड़ी वाला बताता है और कनिष्क जंगल के रास्ते से आया था। रमेश को ये कुछ अजीब लगा क्योंकि वो जंगल खतरनाक माना जाता है। अर्जुन कहता है, मैं एक व्यापारी हूँ। जंगल खतरनाक तो होते हैं, पर यह रास्ता छोटा है। वह केशवनगर चूड़ियां बेचने आया था क्योंकि रानी रुक्मिणी और उनकी बेटी को चूड़ियों का शौक था। तो हरियापुर के मेले में चूड़ियां बेचने क्यों नहीं जाता? हर साल वहां राजा विक्रम अपनी रानी और बेटियों के साथ आते हैं। अर्जुन रमेश के साथ हरियापुर मेले में जाता है और मन ही मन मुस्कुराता है। नमस्कार महारानी, ये देखिए, ये चूड़ियां मैंने खास आपके और राजकुमारी के लिए बनाई है। ये सबसे अनोखी और अनमोल रत्न से बनाई गई है। रानी और राजकुमारियां उसकी चूड़ियों से प्रभावित हो जाती है। खासकर राजकुमारी चंद्रलेखा को अर्जुन एक सुनहरी चूड़ी पहनाता है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपने हाथों से इसे आपकी कलाई में पहना सकता हूँ? चंद्रलेखा कहती है, हाँ, क्यों नहीं। फिर अर्जुन राजकुमारी को चूड़ी पहनाता है और मुस्कुराता है। अर्जुन विदा लेते समय कहता है, महारानी और आपकी पुत्री ने मेरी चूड़ियां पसंद की। मेरे लिए यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगले दिन दरबार में मंत्री जगन्नाथ चंद्रलेखा की चूड़ी को देखकर कहता है, महाराज, यह चूड़ियां साधारण नहीं लग रही। क्या यह चूड़ी आपको जानी पहचानी नहीं लगती? राजा विक्रम चौंकते हैं। तुम सही कह रहे हो जगन्नाथ। तभी चंद्रलेखा गायब हो जाती है। मुखिया आकर बताता है, महाराज, गजब हो गया। जिन औरतों ने वह चूड़ियां पहनी सबको दिखाई देना बंद हो गया। मैं उस चूड़ी वाले का रहस्य पता लगाकर रहूंगा। मेरी बहन चाहे जहां हो, मैं उसे लेकर आऊंगा। राजकुमार कनिष्क जंगल में एक साधु से मिलता है। नमस्कार साधु महाराज। सदा सुखी रहो पुत्र। मेरी बहन अचानक से गायब हो गई है और मैंने कसम खाई है उसे बिना लिए महल वापस नहीं लौटूंगा। कृपा मेरी मदद कीजिए। पुत्र, वो लोग बुरे नहीं हैं। वो तुम्हारे पिता से मिलना चाह रहे थे, इसलिए तुम्हारी बहन को गायब किया है। तुम यहाँ से सीधे जाओ, वो लोग तुम्हें झरने के पास मिलेंगे। झरने के पास राजकुमार को एक बूढ़ी औरत और अर्जुन चूड़ीवाला मिलते हैं। अर्जुन कहता है, मैं वही हूं जिसका कड़ा तुम्हारे बाप ने छीन था और मेरे पिता की हत्या कर दी। तुम्हारा बाप कायर था, मुझे लगा वही आएगा। तुम्हारी बहन अब मेरे कब्जे में है। राजकुमार अपनी बहन चंद्रलेखा को छूने जाता है। इस पे अर्जुन और धमकी देता है। अगर उसे छूने की कोशिश की तो उसकी चूड़ी उसे जला देगी। राजकुमार पूछता है, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? और इन सब का रहस्य क्या है? 20 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ एक दूसरे देश से आया था। हम कोई साधारण लोग नहीं थे। हम अच्छे और रहमदिल जादूगर थे। हम जरूरतमंदों की मदद करने के लिए मायावी चूड़ियों की गठरी और एक जादुई कड़ा लेकर आए थे। जब हम लोगों की मदद करने लगे, तभी राजा विक्रम ने हम पर हमला किया। उसने मेरे पिता से वो कड़ा छीन लिया और मेरी आंखों के सामने मेरे पिता की हत्या कर दी। मेरे पिता का क्या दोष था? हम तो इंसानों की मदद करने आए थे, उन्हें शक्ति देने नहीं, सहारा देने आए थे। राजकुमार संजीव पश्चाताप से भरकर जादुई कड़ा लौटाते हुए कहता है, मेरे पिता ने जो किया वह घोर अन्याय था। लेकिन मेरी माँ, मेरी बहनों और गांव की स्त्रियों को अंधा कर देना भी गलत है। कृपया उन्हें क्षमा कर दो। राजकुमार, हमारा उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं था। हम बस तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का बोध कराना चाहते थे। इतना कहते ही अर्जुन की माँ जादुई मंत्र पढ़ती है और चंद्रलेखा हर्ष और आश्चर्य में बोल उठती है, भैया, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। सूरज की रोशनी, तुम्हारा चेहरा, सब कुछ। सिर्फ चंद्रलेखा ही नहीं, महल और गांव की जिन स्त्रियों की रोशनी गई थी, वे भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसके बाद अर्जुन और उसकी माँ झरने को जादुई कड़ा मिल जाता है और वो अपना देश लौट जाता है। राजकुमार संजीव अपनी बहन को लेकर महल लौटता है। राजा विक्रम पश्चाताप की आग में जलते हैं। राजकुमार पिता से कहता है, पिताजी, यह सब आपके कर्मों का फल था, मगर सौभाग्य है कि अनहोनी माफ कर दिया। मैं अपनी गद्दी अपने पुत्र संजीव को सौंपता हूँ।
अब मेरा शेष जीवन सेवा और प्रायश्चित में ही बीतेगा। जब मैं हर दिन अपनी पत्नी और बेटी को उजाले में देखता हूं, तो मुझे ये बात और गहराई से समझ आती है, सत्ता से बड़ा करुणा होता है।